हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए CSI MCQ लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो क्रोमैटिक मॉडलिंग के है, पार्ट 2 है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कोर न्यूक्लियोसोम इज कंपोज्ड ऑफ चूज द बेस्ट आंसर। तो देखो कोर न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, ये देखो ये अपना डीएनए है। ये अगर अपन देखें डबल स्ट्रैंड डीएनए है। एंड इस डबल स्ट्रैंड डीएनए पे कौन आके बाइंड करके बैठे होते हैं, न्यूक्लियोसोम। लाइक हमें पता है यहाँ पे कौन होंगे, न्यूक्लियोसोम। लाइक इस न्यूक्लियोसोम के अंदर अगर अपन देखें, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये देखो ये अपना न्यूक्लियोसोम है। ठीक है। एंड यहाँ पर अगर अपन देखिए एक प्रोटीन बाइंड करके बैठी हुई होती है जिसका नाम है H1। क्या नाम है, H1। तो देखो बच्चों, जो H1 बाइंड करती है वो बाइंड करती है किससे, लिंकर डीएनए से। किससे, लिंकर डीएनए से। कौन बाइंड कर रहा है, लिंकर डीएनए से H1 प्रोटीन। बट यहाँ पर अगर अपन देखें इधर इधर इस न्यूक्लियोसोम के अंदर, ठीक है, इस न्यूक्लियोसोम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे ऑक्टामर्स। क्या देखने को मिलेंगे, ऑक्टामर्स। लाइक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे H2A, H2B, H3, H4, H3, H4, H2A और H2B। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, H2A, H2B, H3, H4, H3, H4, H2A एंड H2B। मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर है कौन, H2A, H2B, H3, H4, H3, H4, H2A, H2B। तो देखो बच्चों, ये जो बीच में जो जहाँ पे न्यूक्लियोसोम बाइंड करके बैठा हुआ है, तो ये वाला जो डीएनए होता है हमारा, ये वाला जो डीएनए है हमारा, जो जहाँ पे न्यूक्लियोसोम है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं बच्चों कौन सा डीएनए, कोर डीएनए। इसको बोलते हैं हम कोर डीएनए। और कोर डीएनए की अगर अपन देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो साइज होती है वो 146 अप्रोक्सीमेटली बेस पेयर होती है। ठीक है। एंड यहाँ से लेकर कोर डीएनए प्लस में H1 की अगर साइज देखिए अपन, कितना इसमें कवर करके बैठा हुआ है, 176 बेस पेयर कवर करके बैठा होता है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे अगर अपन देखें कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, टू कॉपी देखने को मिल रही है। टू कॉपीज देखने को मिल रही है किसकी, H2A की, H2B की, H3 की और H4 की। कहाँ पर, कोर डीएनए। कहाँ पर देखने को मिल रही है, कोर डीएनए के अंदर। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं क्या आंसर दे रखा है, टू कॉपीज ऑफ ईच हिस्टोन H2A, H2B, H3, H4 एंड 147 बेस पेयर। ये देखो एवरेज होता है 146 147 का। ठीक है, जो अपन ने देखा है, तो ये एकदम करेक्ट बात बोल दी। टू कॉपीज ऑफ ईच हिस्टोन H2A, H2B, H3, H4 1470 बेस पेयर। ये बहुत ज्यादा बता दिया, ये गलत हो जाएगा। फोर कॉपी ऑफ ईच स्टोन गलत हो जाएगा, फोर कॉपी ऑफ ईच स्टोन तो रॉन्ग हो जाएगा। सो हम बोलेंगे ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हिस्टोन H1 इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू ए न्यूक्लियोसोम। तो देखो यहाँ पे अगर अपन बात करी जा रही है कि जो आपका ये डीएनए है, इस डीएनए से अगर अपन हिस्टोन की बात की जाए, मतलब न्यूक्लियोसोम बाइंडेड फॉर्म में है। लाइक ये रहा, ये अपने न्यूक्लियोसोम है। और यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इस न्यूक्लियोसोम से, इन न्यूक्लियोसोम से कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, इनसे बाइंड करके बैठा हुआ है कौन, H। ये तो देखो ये अपना कौन है, न्यूक्लियोसोम, ऑक्टामर्स हो जाएगा ये ऑक्टामर्स, ये हिस्टोन टेल्स हो जाएगी। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे ये क्या है, H2A, H2B, H3, H4। और यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, इन्होंने बोला है व्हेन H1, H1 कहाँ होता है, यहाँ पर लिंक का डीएनए पार्ट होता है। ये कौन है, H1। ये कौन है, यहाँ पे कौन होगा, H1। तो इन्होंने बोला है व्हेन हिस्टोन H1 इज इनकॉर्पोरेट इनटू ए न्यूक्लियोसोम, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोसोम। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंक्रीज हो जाती है प्रोबेबिलिटी फॉर दैट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर अपन H1 की बाइंडिंग कराते हैं, ये एक तरह से कब देखने को मिलता है, प्राइमरी लेवल ऑफ या फर्स्ट लेवल ऑफ, ये अपन को देखने को मिलता है फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग के टाइम।
फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा जहां पर H1 का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या काम करता है, द न्यूक्लियोसोम इज अबाउट टू मूव बाय ए रिमॉडलिंग एंजाइम। ये न्यूक्लियोसोम मतलब ये H1 इज इनकॉर्पोरेट इनटू न्यूक्लियोसोम व्हेन, क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन हिस्टोन H1 जब इनकॉर्पोरेट होता है कहाँ पे, न्यूक्लियोसोम। ये क्या है पर, ये हमारा है न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियो, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना है अपन को। ये है अपना क्या, न्यूक्लियोसोम। तो H1 जो इनकॉर्पोरेट हो रहा है, H1 जो इनकॉर्पोरेट हो रहा है किससे, जब इनकॉर्पोरेट होता है न्यूक्लियोसोम से, तो ये क्या करके जाएगा, द न्यूक्लियोसोम इज अबाउट टू मूव बाय ए रिमॉडलिंग एजेंट। इसकी वजह से क्या ये मूव करेगा, बिल्कुल नहीं। इट मीन दैट रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए हैज जस्ट अकर्ड, ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिलता। इट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन विल अकर, मतलब कि क्या करके जा रहा है, प्राइमरी लेवल ऑफ पैकेजिंग करने जा रहा है। प्राइमरी लेवल ऑफ पैकेजिंग मतलब कि हमारे को पता है कि ये अगर न्यूक्लियोसोम है, तो न्यूक्लियोसोम का अगर अपन देखें ये न्यूक्लियोसोम है अपना, और हमें पता है कि ये हमारा डीएनए, ये क्या है हमारा डीएनए। तो ये देखो ये पैकेजिंग करवा रहे हैं अपन, ये पैकेजिंग करवा रहे हैं। ठीक है, ये पैकेजिंग अपन करवा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे एक और न्यूक्लियोसोम अगर अपन देखना चाहे तो यहाँ पर एक और न्यूक्लियोसोम अपन दिखा सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह से अपनी पैकेजिंग हो रही है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनिशिएट करने में काम आ रहा है, लाइक प्राइमरी लेवल ऑफ पैकेजिंग में काम आ रहा है कौन, ये प्राइमरी लेवल ऑफ पैकेजिंग के अंदर आपको H1 देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पैकेजिंग क्या है, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मिलाकर। ठीक है, कि भैया तुम एक काम करो कि पैकेजिंग स्टार्ट कर दो। इट मीन दैट द अंडरलाइंग डीएनए इज प्रोबेबली ए कोर प्रमोटर, कि ये एक तरह जब H1 इनकॉर्पोरेट होता है न्यूक्लियोसोम से, इसका मतलब ये होता है कि अंडरलाइंग डीएनए इज प्रोबेबली ए कोर प्रमोटर, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, कि ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा क्या, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन विल, प्रोबेबिलिटी ऑफ, कि हाँ ये प्रोबेबिलिटी बनाएगा कि आप कंडेंसेशन हो सकता है क्रोमेटिन का। क्योंकि क्रोमेटिन क्या है बच्चों, क्रोमेटिन एक तरह से क्या है, क्रोमेटिन एक तरह से होती है दो पार्ट के अंदर डिवाइड, लाइक डीएनए प्लस में क्या है, डीएनए प्लस में प्रोटीन को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। डीएनए प्लस में प्रोटीन मतलब कि कोई डीएनए है, ये डीएनए है, और इस डीएनए पे कौन आके बाइंड करके बैठा हुआ है, इस पे बाइंड करके बैठे हुए हैं प्रोटीन्स, लाइक, तो इसको हम बोलेंगे क्रोमेटिन, इसको हम बोल के जाएंगे क्या, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्या होती है, क्रोमेटिन अगर आप बात की जाए तो क्रोमेटिन क्या होती है बच्चों, ये लूज फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, लूज फॉर्म के अंदर है। तो अगर लूज फॉर्म के अंदर है तो ये क्या करके जा रहे हैं, जीन जीन क्या कर रहे हैं, जीन को ऑन कर रहे हैं। जीन ऑन मतलब कि यहाँ पे इस कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन ऑन रहेगा एंड ट्रांस एंड रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन भी क्या रहेगा, ऑन। पर अगर मैं बोलूं क्रोमेटिन क्या है, जब H1 जब हम प्राइमरी लेवल ऑफ पैकेजिंग, सेकंड लेवल ऑफ पैकेजिंग, थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग देखते हैं, तो वहां पे क्रोमेटिन क्या होती है, कंडेंस फॉर्म में आ जाती है। किस फॉर्म में आती है, कंडेंस फॉर्म में आ जाती है, जिसकी वजह से जीन क्या हो जाती है, जीन हो जाती है क्या, ऑफ, और जीन ऑफ हो जाती है। और इस कंडीशन को हम, इसमें हम क्या देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विट्रो द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम डीएनए इज। तो इन विट्रो कंडीशन की बात की जा रही है, देखो एक ट्यूब की बात की जा रही है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं एक ट्यूब। ये देखो ये इन विट्रो कंडीशन की बात इन्होंने बोल दी गई है। ठीक है, तो इन विट्रो कंडीशन का मतलब ही क्या है, इन विट्रो कंडीशन का मतलब है बच्चों कि हम एक एक्सपेरिमेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो कि कहाँ हो रहा है, ट्यूब के अंदर हो रहा है। अब इस ट्यूब के अंदर अगर आप देखोगे इन विट्रो द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, अब देखो क्या है, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास में क्या है, डीएनए है। यहाँ पे हमारे पास में इसके अंदर क्या है, डीएनए है। अब इस डीएनए के अंदर अगर अपन को पता है कि इस डीएनए के अगर मेरे को क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन कराना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, इस ट्यूब के अंदर मेरे को ट्रांसक्रिप्शन कराना है तो मेरे को चाहिए ओनली एंड ओनली आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, या मेरे को ट्रांसक्रिप्शन कराना है, अगर मेरे को एमआरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, मेरे को आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, डिपेंड करेगा कौन सी जीन है इसके अंदर, इस डीएनए के पास कौन सी जीन है। अगर फर्स्ट है तो आरआरएनए फॉर्मेशन में काम आती है, एंड थर्ड है तो टीआरएनए फॉर्मेशन में काम आती है।
और मुझे क्या चाहिए होते हैं, मुझे चाहिए होते हैं यहाँ पे कुछ फैक्टर लाइक Mg2+ चाहिए होता है, ठीक है। थोड़े बहुत मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होते हैं, मुझे चाहिए होते हैं लाइक मेरे को चाहिए होते हैं एनटीपी, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ठीक है। अब ये मेरे को चाहिए होता है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, लाइक आप देखोगे यहाँ पे, लाइक आपको ये डीएनए है अपना, तो यहाँ पे आप क्या देखने को मिलेगा आपको, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होगी, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये हमारा है आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज, और यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकल रहा है। यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, ये हमारा ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, और ये क्या है हमारी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब इनविट्रो केस के अंदर हम ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं तो वहां पे हम क्या नहीं लेते हैं, वहां पे हम हिस्टोन नहीं लेते हैं। हिस्टोन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हिस्टोन लेंगे, हिस्टोन लाइक आपका H2A, H2B, H3, H4, ये क्या करते हैं, ये अगर आपके पास में प्रेजेंट है तो इन वीवो कंडीशन में तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये हिस्टोन आया, ये आपका क्या है, ये देखो ये अगर अपन देखें ये न्यूक्लियोसोम है। इस न्यूक्लियोसोम को इन विट्रो कंडीशन के अंदर और इन वीवो कंडीशन में, इन वीवो मतलब सेल के अंदर, तो इनको हटाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये क्या करता है, रिक्रूट कर लेता है किसको, प्रोटीन्स को, लाइक आपने नाम सुना होगा हीरा का, आपने नाम सुना होगा FACT का, ठीक है, फैसिलिटेट क्रोमेटिन, आपका क्या फैसिलिटेट क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट प्रोटीन है, हीरा है, ये क्या करते हैं इन विवो कंडीशन में एक तरह से क्या करते हैं, हिस्टोन टेल से बाइंड करेंगे और हिस्टोन को रिमूव कर देते हैं। बट इन विट्रो कंडीशन के अंदर, इन विट्रो कंडीशन के अंदर ऐसा कुछ आप दोगे ही नहीं, पता ही नहीं। तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं, इन विट्रो द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम डीएनए इज हायर व्हेन हिस्टोन आर प्रेजेंट। क्या हायर हो सकती है हिस्टोन आर प्रेजेंट देन व्हेन हिस्टोन आर एब्सेंट? हायर कभी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं बोल के जा रहा हूँ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी अगर मैं इन विट्रो कंडीशन में हिस्टोन दे दूंगा, क्योंकि वहां पे मेरे पास में कौन नहीं है, मेरे पास वहां पे फैक्ट और हीरा नहीं होगा। तो क्या हो जाएगी, लोअर होगी व्हेन हिस्टोन आर प्रेजेंट देन द हिस्टोन आर एब्सेंट। हाँ डेफिनेटली लोअर हो जाएगी जब हिस्टोन प्रेजेंट होगा देन हिस्टोन आर एब्सेंट। अगर हिस्टोन एब्सेंट है तो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हायर है, और हिस्टोन अगर प्रेजेंट है इन विट्रो कंडीशन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, इन विट्रो कंडीशन है, एक ट्यूब की बात की जा रही है, एक्सपेरिमेंट किसके अंदर हो रहा है, ट्यूब के अंदर हो रहा है। तो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी जब हिस्टोन प्रेजेंट होगा ट्यूब के अंदर एज कंपेयर टू हिस्टोन आर एब्सेंट। ओके, सो आंसर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। एंड सी बोल रहा है कि प्रोसीड इन द रॉन्ग डायरेक्शन अनलेस हिस्टोन आर प्रेजेंट, रॉन्ग हो जाएगा ये, ए और सी बहुत, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज where would you most likely find chromatin in the beads on string condition? तो chromatin beads on string condition का मतलब क्या है, ये देखो ये आपका डीएनए है, ये डीएनए है अपने पास में, इस डीएनए पे कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, एक थोड़ा सही बना लेते हैं, लाइक अपन नॉर्मल इसको ऐसे देखते हैं, ये आपका डीएनए है, ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, अगेन ये 3 प्राइम एंड, और ये अपना, और ये हो जाएगा अपना 5 प्राइम एंड। और हमें पता है कि इसके ऊपर यहाँ पे कौन आके बाइंड करके बैठा होगा, यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे कौन बाइंड करके बैठे होंगे, ये अपने होंगे लाइक, ये देखो, तो ये कौन आके बाइंड करके बैठे हुए ये आपकी है न्यूक्लियोसोम, इसी को हम बोल के जा रहे हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, इसको हम बोल के जा रहे हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग। तो वेयर वुड यू मोस्ट लाइकली फाइंड क्रोमेटिन इन द बीट्स ऑन स्ट्रिंग कंफर्मेशन, या तो ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग हो जाएगा, या आपने कभी देखा होगा कि जब पॉलीसोम कंडीशन आती है ना, तो एमाइनी के ऊपर भी राइबोसोम बाइंड करके बैठे होते हैं, पर वो एमाइनी के ऊपर है, तो उसको हम इस तरह से क्रोमेटिन के ऊपर नहीं होते, इसलिए हम वहाँ पे अपन देखते हैं लाइक पॉलीसोम कंडीशन। बट बीट्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब है कि क्रोमेटिन के ऊपर बहुत सारे बीट्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले। तो बीट्स क्या क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपके न्यूक्लियोसोम्स के,
तो इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, वेयर वुड यू मोस्ट लाइकली फाइंड क्रोमेटिन इन बीट्स ऑन स्ट्रिंग कंडीशन, उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपके क्रोमेटिन क्या होगी, एक्टिवली ट्रांसक्राइब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक्टिवली ट्रांसक्राइब हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया था ना, तो अभी आप इसका आंसर लगा सकते थे। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखो हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब होता है क्या, जीन ऑफ, जीन ऑफ कंडीशन। साइलेंस क्रोमेटिन का मतलब भी जीन ऑफ है। डी एसिटाइलेटेड क्रोमेटिन का मतलब भी है जीन ऑफ। तो तीनों ऑप्शन एक ही चीज बोल रहे हैं, क्योंकि डी एसिटाइलेटेड का मतलब होता है एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन को रिमूव करना। और एसिटाइलेशन रिमूव करने का मतलब क्या है, आपको क्लास में बताया गया था कि एसिटाइलेशन मतलब डी एसिटाइलेशन मतलब हिस्टोन डी एसिटाइलेज एंजाइम जैसे ही एसिटाइलेशन को हटाएगा वैसे ही क्या होगा, क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो जाएगा, जीन ऑफ हो जाएगी। ठीक है, साइलेंस क्रोमेटिन का मतलब भी यही होता है और हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब भी ये है कि जीन कंडेंस फॉर्म के अंदर बैठी हुई है। तो ये तो तीन ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकते। तो जब भी आपको क्रोमेटिन बीट्स ऑन स्ट्रिंग कंडीशन आपको कंफर्मेशन देखने को मिलेगी क्रोमेटिन के ऊपर, तो आप क्या देखोगे वहां पर, वहां पे आप देखोगे क्रोमेटिन के ऊपर बहुत सारी प्रोटीन्स आके बाइंड करती है। इस क्रोमेटिन के ऊपर आपको बहुत सारी, क्रोमेटिन का मतलब ही क्या है, क्रोमेटिन का मतलब ही बच्चों हमें पता है कि डीएनए प्लस में प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन बहुत सारी हो सकती है, लाइक ये प्रोटीन अगर आप देखोगे तो ये आपकी हिस्टोन हो सकते हैं, न्यूक्लियोसोम हो सकते हैं, ये आपके आरएनए पॉलीमरेज हो सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज हो सकता है, ये आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे जो भी आपके बीट्स लाइक स्ट्रक्चर, लाइक आप देखोगे कि क्रोमेटिन के ऊपर जो भी प्रोटीन आके बाइंड करती है, तो लाइक आपको बीट्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाती है। तो वो कब आके बाइंड करती है, जब एक्टिवली ट्रांसक्राइब क्रोमेटिन आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। So the next question is the following two phrases refer to the same type of events. Okay. So क्या events है, देखो modification of stone that cause the interaction with the DNA to change and the movement of nucleosome from one position to another. तो देखो बच्चों यहाँ पे modification क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हिस्टोन के अंदर, हिस्टोन के अंदर आपको जो मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं वो एक तो होता है एसिटाइलेशन, एक आपको देखने को मिलता है यहाँ पे मिथाइलेशन, और एक आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको देखने को मिलेगा फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये कब देखने को मिलता है, ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, जब हम पढ़ते हैं क्या, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। एंड क्रोमेटिन रीमॉडलिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो आपके न्यूक्लियोसोम होते हैं बच्चों, ये जो आपने न्यूक्लियोसोम अपन जो बनाते हैं इस एक क्रोमोजोम के ऊपर, एक क्रोमेटिन के ऊपर अगर आप देखोगे बच्चों, मल्टीपल क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम होते हैं। ये क्या होता है, मल्टीपल न्यूक्लियोसोम है यहाँ पे, ये देखो। और ये न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, ये स्टैटिक नहीं होते हैं बच्चों, ये मूविंग होते हैं। ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, मूविंग। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी क्लास में मैंने बताया था कि फॉर्मल्डिहाइड देकर इसको स्टैटिक कर सकते हो, एंड देन आप फुटप्रिंटिंग के थ्रू आइडिया लगा सकते हो कि क्रोमेटिन मूव करते हैं या नहीं करते हैं। डीएनए फुटप्रिंटिंग टेक्निक के थ्रू आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोटीन इज मूविंग और नॉट। ओके, सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये सब कंडीशन देखने को मिलती है कहाँ पर, क्रोमेटिन रिमॉडलिंग के अंदर। क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन अलग टेक्निक होती है जो अपन अलग से पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, लाइक इसके अंदर अगर अपन देखेंगे चिप को, हम देखेंगे चिप, चिप डिस्कस करेंगे, क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। क्रोमेटिन मॉड्यूलेशन अलग हो जाता है, क्रोमेटिन मैनिपुलेशन भी अलग है। एंड क्रोमेटिन मॉडलिंग का मतलब है कि स्टोन ने इंट्रैक्शन किया है, स्टोन इंट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a histone acetyl transferase modifies some chromatin, please choose it likely next event। तो देखो बच्चों क्या होता है कि जब भी अगर अपन देखें, ये देखो ये एक सेल बना दी है मैंने, इस सेल के अंदर यहाँ पे अपने पास में क्या है, डीएनए। और इस डीएनए पे अगर अपन देखें तो ये कौन है, न्यूक्लियोसोम। ये क्या है, न्यूक्लियोसोम।
एंड ये देखो, क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे अपन। एंड ये है अपना है H2A H2B H3 H4 H2A H2B H3 H4। अगेन यहाँ पे ऑक्टामर बनाना है ना अपन को। तो देखो मैं एक को लिख देता हूँ एक पे नाम, H2A H2B H3 H4। सेम यहाँ पर भी आएगा H2A H2B H3 H4। तो देखो हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज मॉडिफाई सम क्रोमेटिन, प्लीज चूज अ लाइकली नेक्स्ट इवेंट। ओके देखो जब भी क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्या है, एक रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर पे देखो जब भी क्या होगा, रिसेप्टर पे लाइगेंड आके बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये लाइगेंड जैसे ही बाइंड करता है, ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर पे लाइगेंड, रिसेप्टर पर जैसे ही लाइगेंड ने आके बाइंड करा तो ये सिग्नल देगा कि जीन ऑन करना है या ऑफ करना है। तो इसने सिग्नल दिया किसको, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन को, कि भैया तुम एक काम करो, जीन एक्टिवेशन करो। तो कैसे कराए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर ये हिस्टोन का H3H4 का क्या करेंगे, लाइक एसिटाइलेशन करेंगे। क्या करेंगे, एसिटाइलेशन। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन क्या होती है, ये एक तरह से एक्टिवेशन में काम करते हैं। एक्टिवेशन मतलब कि ये क्या करेंगे, टाटा बॉक्स से टीबीपी से बाइंड, टाटा बॉक्स से बाइंड करेंगे। एंड टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जब बाइंड करती है टाटा बॉक्स से, तो आपने देखा होगा कि ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि हर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास में एक एक्टिविटी हो सकती है जिसको बोलते हैं हम हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज। क्या हो सकती है, हिस्टोन एसिटिल, हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज। तो हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफर एक्टिविटी होने की वजह से ये एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर करेंगे H3H4 के ऊपर। जैसे ये बाइंड करेंगे, यहाँ पर एक फैक्टर होगा जिसका नाम है ब्रोमोडोमेन। क्या नाम है, ब्रोमोडोमेन। ये इस एसिटाइलेशन वाले पोजीशन पर आके बाइंड कर जाएगा। इसका नाम क्या है बच्चों, ये मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है पूरा, आप चाहो तो देख सकते हो। इसको बोल सकते हैं हम शॉर्ट में बीडी। इसका हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, बीडी। या हम इसको बोलेंगे क्या, ब्रोमोडोमेन। क्या बोलेंगे, ब्रोमोडोमेन। तो ब्रोमोडोमेन जैसे ही बाइंड करेगा, इससे एक और प्रोटीन आके बाइंड करती है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है एनआरसी, न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स। कौन बाइंड करेगा, न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स, एनआरसी। एनआरसी की 10 to 12 सबयूनिट होती है, एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करती है, ठीक है। क्या है, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स। 10 to 12 सब यूनिट्स यहाँ की देखने को मिल जाती है। तो इन्होंने बोला हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज मॉडिफाई सम क्रोमेटिन्स। ओके प्लीज चूज ए लाइकली इवेंट्स। ओके सो एक क्रोमेटिन इसमें बोल रहा है, a chromodomain containing transcription factor bind the modified nucleosome and then bind a DNA element in the underlying DNA। तो देखो बच्चे जब भी क्रोमोडोमेन का नाम आ जाए, क्रोमोडोमेन कंटेनिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम आ जाए, तो यहाँ ध्यान रखना हमेशा क्रोमोडोमेन किसके पास में होता है, ये एक तरह से यहाँ पे एक प्रोटीन होती है जैसे HP1, इसका नाम है हेट्रोक्रोमेटिन प्रोटीन, हेट्रोक्रोमेटिन। इसके ऊपर भी सीएसआर क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रोटीन इसके पास होता है क्या, इसके पास होता है सीडी क्रोमोडोमेन, और ये क्या करता है, जीन कंडेंसेशन में काम आता है, जीन कंडेंसेशन में काम आता है, ठीक है। तो क्रोमोडोमेन हमें क्या करना है, जीन एक्टिवेशन करना है। क्या करना है, एसिटाइलेशन होने की वजह से, एसिटाइलेशन होने की वजह से क्या होती है, क्रोमेटिन क्या होती है, लूज फॉर्म में आ जाती है। क्रोमेटिन अगर लूज फॉर्म में आ गई है, तो उस कंडीशन में आप क्या देखोगे कि जीन ऑन हो गई है, क्योंकि इस कंडीशन में आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो गए या डीएनए पॉलीमरेज हो गए, रेप्लिकेशन वाले फैक्टर्स, वो क्या कर सकते हैं, वो क्रोमेटिन को अपने पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाता है एंड रेप्लिकेशन भी ऑन हो जाता है। तो क्रोमोडोमेन से तो नहीं होने वाला, हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज क्या करेगा, जीन ऑन करेगा। तो क्रोमोडोम क्या कर रहा है, जीन कंडीशन हो रही है, तो क्या हो रहा है, नो ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। ओके सो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड टू द मॉडिफाइड न्यूक्लियोसोम, बाइंड करेगा मॉडिफाइड न्यूक्लियोसोम के साथ, एंड देन बाइंड ए डीएनए एलिमेंट्स इन द
अंडरलाइंग डीएनए डेफिनेटली, तभी तो बाइंड कर रहा है, तो बी एकदम करेक्ट हो गया। फिर ये बोल रहा है ब्रोमोडोमेन इन द सी टर्मिनल डोमेन ऑफ आईएनए पॉलीमरेज सेकंड, मतलब ब्रोमोडोमेन इन द सी टर्मिनल डोमेन ऑफ किसका, आईएनए पॉलीमरेज सेकंड, बाइंड टू द क्रोमेटिन एंड देन एसोसिएट्स विद द कोर प्रमोटर। ऐसा कुछ नहीं है, आईएनए पॉलीमरेज सेकंड तो ही नहीं है। ब्रोमोडोमेन इन द एन टर्मिनल डोमेन, एनटीडी का मतलब है एन टर्मिनल डोमेन ऑफ आईएनए पॉलीमरेज सेकंड बाइंड टू द क्रोमेटिन एंड देन एसोसिएट विद द कोर प्रमोटर। ऐसा भी कुछ नहीं होता देखने को मिलता, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। So next question is SWI and SNF. What is SWI and SNF? तो देखो SWI मतलब switch one and sucrose non fermentable। ये क्या होते हैं, ये एक तरह से क्या होते हैं, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग एंजाइम होते हैं जो कि यूज में आते हैं जीन एक्टिवेशन, जीन एक्टिवेशन में काम आते हैं। तो यहाँ पे SWI/SNF क्या है, इज अ क्रोमेटिन रीमॉडलिंग एंजाइम, ये करेक्ट हो जाएगा। इज अ प्रोटीन दैट बाइंड इंसुलेटर, रॉन्ग। इज क्रोमेटिन मैनिपुलेशन एंजाइम, इज अ प्रोटीन दैट बाइंड इनहेंसर, रॉन्ग हो जाएगा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। So the next question is which histone modifications are recognized by transcription factor second D? तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी अगर अपन देखें तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी क्या होता है, तो देखो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन प्लस में टीबीपी एसोसिएटेड, टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर्स, ठीक है। इन दोनों को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी। मैं लिख देता हूँ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टीबीपी एंड टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर्स, जिसको बोलते हैं टैप्स, इनको कंबाइनली बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी। ये रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेंगे, हाई करते हैं। क्या करेंगे, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में लाइक जो डीएनए है, ये देखो ये डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर बहुत सारे बॉक्स प्रेजेंट होते हैं इन यूकेरियोट, मैंने पढ़ाया डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे अपन ने देखा था लाइक एक होता है कौन सा, देखो बीआरई होगा, टाटा बाइंडिंग टाटा बॉक्स होगा एंड इनिशिएटर होगा, मोटिव 10 एलिमेंट होगा, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट होंगे। ऐसे बहुत सारे होते हैं, मैं लिख देता हूँ नाम भी। क्या है, बीआरई है, फिर आपको देखने को मिलेगा टाटा बॉक्स TA, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इनिशिएटर INR, फिर देखने को मिलेगा मोटिव 10 एलिमेंट्स एंड डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट्स। तो सबसे पहले क्या होता है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करती है किससे, टाटा बॉक्स से, ये बाइंड करेगी और इससे जैसे ये बाइंड करती है ये थोड़ा क्या होता है 80 डिग्री एंगल ले लेता है, ऐसे 80 डिग्री एंगल ले लेता है। इसके बाद में टाटा बाइंडिंग प्रोटीन का बाइंड करके बैठी हुई है, इससे टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं ना, वो बाइंड कर जाते हैं। टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर्स जैसे बाइंड करते हैं, ये क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, लाइक आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ई एच, सबको रिक्रूट करते हैं एंड देन क्या होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू करते हैं। सो विच हिस्टोन मॉडिफिकेशन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, तो यहाँ पे क्या होगा, एसिटाइलेशन होगा हिस्टोन 3 का एट पोजीशन 9 एंड 14, इसको हम बोलते हैं क्या, H3K9 H3K14, और यहाँ पे लिख दो आप AC का मतलब है एसिटाइलेशन। ये दोनों क्या कराएंगे, ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन में काम में आते हैं, ठीक है। एसिटाइलेशन ऑफ H4K8 ये नहीं होगा, वैसे ये भी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन में काम आ सकता है पर अलग तरीके से आएगा, ठीक है। एंड मिथाइलेशन की वजह से जीन कंडेंसेशन हो जाती है, तो ये तो कभी नहीं आएगा मिथाइलेशन वाला, तो रॉन्ग ही कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। Next question is which histone H3 modification are associated with transcription activation of promoters? Okay, तो ऐसा कौन सा है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, H3 के अंदर H3K9 एसिटाइलेशन कर दूँ, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके वजह से आपका ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन हो सकता है। क्या मैं क्या कर सकता हूँ, हिस्टोन 3 के अंदर जो आपका सेरिन होगा 28 पोजीशन पे, इसका क्या करूँ, फॉस्फोराइलेशन, ये मतलब फॉस्फोराइलेशन, तो वो भी क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन करेगा,
ठीक है। मिथाइलेशन अगर मैं कर रहा हूं तो ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन इन एक्टिवेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पे मिथाइलेशन आ रहा है, यहाँ मिथाइलेशन आ रहा है, यहाँ मिथाइलेशन आ रहा है, तो रॉन्ग कर दो। पर यहाँ पे क्या आ रहा है, K9 एसिटाइलेशन, S28 फॉस्फोराइलेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना कि कहाँ डाउट आया है। एंड अगर एमसीक्यू आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, ये जितने भी अपन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ये अपन डीबीटी के, गेट के, सीएसआई नेट के, एंट्रेंस एग्जाम के सारे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे अपन सारी शीट अपन मॉल बायो, सेल बायोलॉजी एंड टेक्निक, प्लांट फिजियो, जितने भी एमसीक्यू होंगे अपन सारे सारे अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है। एंड अगर ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय, टेक केयर।